नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के दावे से। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है। वहाँ अच्छा माहौल है, सब एकजुट है, काम में लगे हुए। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वहाँ पर क्या हालात है? अभी वो तो देखो, अभी टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी तो वहाँ थोड़ी महाराष्ट्र में तो चुनाव घोषणा होना बाकी है। अभी हरियाणा चुनाव जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है वहाँ। अच्छा। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। बता दें कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला और इसके साथ ही उनके मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के साथ ही जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर काफ़ी कुछ कहती भी है। दरअसल अतिशी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो है वो पदभार तो संभाला, लेकिन बगल में बड़ी कुर्सी लगाकर उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल राम हैं और राम जब आएंगे तब वो इस कुर्सी पर विराजमान होंगे। यानी कि दिल्ली को जो है वो नई मुख्यमंत्री अतिशी के तौर पर जो भी मिल गई हैं और अतिशी ने आज अपना पदभार भी संभाल लिया है। उनके दफ्तर में 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, इनमें खाली कुर्सी बड़ी है। इसके बाद अतिशी ने कहा कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने कहा कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो जब से उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लगातार अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं। इस बीच अगर हम नवरात्र पर्व की बात करें तो अक्टूबर माह में नवरात्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जानकारी दी। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने सीएस के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। दशहरे की आगमन की भी हमको खुशी है। श्राद्ध पक्ष जैसे ही जाएगा 3 तारीख के आसपास से हमारे नवरात्रि के पर्व चालू होंगे। ऐसे में इस वर्ष का दशहरा और आनंद से मनेगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार और हमारी सरकार के माध्यम से चलने वाले कामों को लेकर के हम धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन त्योहारों के मनाने में जो मूल हमारी भावना है, देवी शक्ति माँ हमको आशीर्वाद दे ताकि हम सत्कर्म कर सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें। लेकिन इन देवी लोकों में भी निर्माण के विविध पक्ष सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैंने निर्देश जारी किए कि जो जो हमारे पूर्व से निर्धारित निर्माण कार्यों की प्लानिंग बनी है, जिस पे काम हो रहे हैं, उन कामों की प्रॉपर गुणवत्ता के साथ उनकी व्यवस्था देखी जाए। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधा मिले, उनको कम से कम कष्ट हो और जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है हर एक स्थान का, जैसे मैहर की माता जी का, हमारा कटनी का, इसी प्रकार से दतिया, हमारे नलखेड़ा, बगलामुखी, उज्जैन, हरसिद्धि माता, ऐसे हर स्थान पर जहाँ जहाँ जो सलकनपुर की माता जो विदिशा जिले में आती है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर यथा योग्य प्रकार के प्रबंधन करके इस बार का नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये मैं प्रबंधन कर रहा हूँ। और उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश अपने पुरानी प्राचीन पहचान के आधार पर न केवल आनंद से सारे आयोजन पूरे करेगा, बल्कि शांति सद्भाव के साथ भी हम ये प्रशासन दक्षता से काम करेगा। मेरी अपनी ओर से आने वाले बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के उठाए उस सवालों का जिसको लेकर के फिलहाल राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कल आरएसएस से 5 सवाल पूछे थे और उन 5 सवालों का उन्होंने जवाब मांगा था, जिसको लेकर के आरजेडी के नेता मनोज झा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने जो सवाल उठाए हैं वो सही है और उसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अरविंद जी ने जो सवाल पूछे हैं ना, संघ को मैं समझता हूं हम लोगों को समझना होगा। संघ प्रतिगामी सोच का एक संगठन है। मुझे याद है आज भी उनका एक कार्टून लॉन्ग बैक आया था जिसमें नेहरू, अंबेडकर
आजाद, सरदार पटेल, और सामने से वो दशहरा में वध, मतलब रावण वध में ये चेहरे थे। ये है संघ। बंच ऑफ थॉट गोलवलकर साहब ने लिखे। मंदिरों में दलितों के प्रवेश पे बड़ी आपत्ति थी उनको, आरक्षण पे बड़ी आपत्ति थी। तो इस प्रतिगामी सोच के संगठन को जो सत्ता सुख अभी प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं अरविंद जी को उस नजरिए से भी इन चीजों को देखना चाहिए। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की, जिन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उनके विदेश में जाकर भारत के खिलाफ आलोचना करने पर सवाल उठाया है। देखिए, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत का अपमान करने की उनकी आदत पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इसके लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उद्वेलित हैं कि भाई वो आप जिम्मेदार पद पे हो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो और आप भारत के निर्वाचन आयोग की बुराई कर रहे हो, भारत के सुप्रीम कोर्ट की बुराई कर रहे हो। आप जीते कैसे भी भारत के निर्वाचन आयोग की बुराई कर रहे हो? तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी इसको लेकर के जो है वो हमला बोला है और जांच की मांग की है। देखिए, ऐसे कामों की हम निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया जांच जो हुई है उसमें इस तरह की बातें उभर के आई हैं। जांच पूरी हो जाने दीजिए, तो जो दोषी होगा इस तरह का क्यों किया है वो खुलासा हो जाएगा। क्योंकि आपके सहयोग से हैं। देखिए, ऐसे कामों की हम निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया जांच जो हुई है उसमें इस तरह की बातें उभर के आई हैं। जांच पूरी हो जाने दीजिए, तो जो दोषी होगा इस तरह का क्यों किया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव को लेकर के विशेष तैयारियां जो है वो की जा रही है। हर पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे, जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी। 30 पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग स्टेशन में आपका सीसीटीवी लगेगा, जिसकी लाइव टेलीकास्ट जो होगी वो डीओ के कंट्रोल रूम में होगी। हर बस, हर मैटाडोर, हर मैजिस्ट्रेट की गाड़ी को जीपीएस है, उनकी मूवमेंट भी हम अपने जो कंट्रोल रूम है वहां से मॉनिटर कर पाएंगे। टेक और ह्यूमन दोनों तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और पूर्ण रूप से हर तरह की चीज का कंसिडरेशन में लेने के बाद ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। को 6 बजे से ड्राई डे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू हो जाएगा 48 घंटे के लिए। कैंपेनिंग 6 बजने को 1 मिनट से बंद हो जाएगी और इसके ऊपर बैन लग जाएगा। 48 आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ पोल से ये एक्टिविटीज़ होती है। वो लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ के वोटर नहीं हैं, उनको भी ये हिदायत दी गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले जाएं। उसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एसएसटीज को फर्दर कहा गया है कि वो विजिलेंस इन्हांस करें, एसएसटीज को इन्हांस करें। मैंने और एसएसपी ने कल देर रात पौनी और रियासी के अलग अलग नाकों का मुआयना भी किया। एडिशनल नाके भी पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ लगाए गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जहां पे तैनाती नाकों की ऑलरेडी थी, एसएसटीज थी, एफएसटीज थी, उसके एडिशन में हमने और नाके बढ़ा दिए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कुछ हुआ और क्या हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा। ये 370 के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, महाराजा हरि सिंह जी ने, इसका आज जन्मदिन है, 1927 में एक कानून बनाया। वो कानून क्या था? उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं थे, उस वक्त पंजाब था सारी तरफ और पंजाब में पढ़े लिखे ज्यादा थे, वो अमीर थे। महाराजा को डर लगा कि कहीं ये न हो कि वो अमीर यहां आके जमीनें ले लेंगे, हमारे लोग कहां जाएंगे, डोगरी कहां जाएगी,
हमारी नौकरियां भी जाएंगी, जमीन भी जाएगी, तो यहां तो कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने कानून बनाया उस वक्त, यही कानून 370 में तब्दील हुआ। आज देखिए जो लड्डू बांट रहे थे, जब उसने उठा दिया इसको 2019 में 5 अगस्त, आज देखिए उनको क्या हो रहा है। उनकी जमीनें जा रही, उनकी नौकरियां गई। एक आदमी को नौकरी लगाना था, उसको केरला से लाए। क्या जम्मू में उनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला? आज ठेके, आप रेत का एक चमचा नहीं उठा सकते, एक चमचा नहीं उठा सकते। आज रेल का भी ठेकेदार बाहर का है। क्या हमारे ठेकेदार इस काबिल नहीं है? आप यहां प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें भी बाहर से आप लोगों को लाते हैं। ये पहली चीज है जिसे हमें खत्म करना है। ये जमीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं। आपकी नौकरियां आपके बच्चों को मिलनी चाहिए, और हमारा वादा है कि 1 लाख बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी लगाएंगे, और ये हम वादा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख सीईओ की राउंड टेबल बैठक के बाद एली लिली के सीईओ डेविस रिक्स ने इसको लेकर के अपनी बातों को रखा और कहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक महत्वपूर्ण रही। A wonderful meeting with Prime Minister Modi to exchange ideas about the advancement of technology, the use of AI and biotechnology, and the growth of India as an emerging superpower economically. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. But maybe more importantly, the products we make, particularly for common conditions like obesity and diabetes, which unfortunately afflict so many Indians, we'll be bringing to this market at scale, partnering with other Indian companies, partnering with producers in India, and helping people live a healthier life in India. Here, technology being invented and then making its way to consumers. So it's an exciting moment to... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख सीईओ की राउंड टेबल बैठक के बाद एक्सचेंज की सीईओ जूली स्वीट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और उनकी देश को लेकर के दृष्टिकोण के बारे में जो है बात करने के बाद वो खुद को काफ़ी सम्मानित महसूस कर रही हैं। I was honored to meet with Prime Minister Modi and to hear more about his leadership and vision for the next decade after having such a great decade, really making India such an important part of the global technology landscape. I was also very excited to hear about the commitment of so many other companies like Accenture to continue to grow our business in India and to have our individuals in India serve the globe. It's an exciting. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य है 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही हैं। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से
टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में ये भी कहा कि 21वीं सदी में तकनीकी संचालित है, ऐसे समय में सिर्फ तकनीक और लोकतंत्र का संतुलन बहुत जरूरी है। बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत लोग हैं जिनका भारत से के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उस कंपैरिजन पे भी आप देखेंगे कि आपको +1 की पोजीशन वहां नजर आएगी। और इस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आज राजस्थान के जयपुर पहुंचे और साथ ही उन्होंने वहां पर संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का एक केंद्र रहा है और यह धरती वीर वीरता के लिए ही नहीं बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ की इमारतें, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी आता है तो जयपुर आना वह बेहद पसंद करता है और जयपुर की वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान के इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।